नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे न्यू ट्रैक विद डीडी चैनल में। चलिए शुरू करते हैं व्यक्तित्व मापन की विधियां। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं व्यक्तित्व मापन की विधियां। उससे पहले अगर आपने हमारे इसके पहले वाली वीडियो ना देखी हो तो उसे ज़रूर देखें, क्योंकि ये उसी का ये दूसरा पार्ट है, जिसमें हमने आपको बताया था कि हम व्यक्तित्व मापन की 3 प्रकार की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। तो उसके पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी कि आत्मनिष्ठ विधियां क्या कहलाती हैं और वस्तुनिष्ठ विधियां क्या कहलाती हैं और कितने प्रकार की होती हैं। तो आज हम बात करेंगे कि प्रक्षेपी विधियां क्या है और कितने प्रकार की होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं व्यक्तित्व मापन की विधियां, जिसमें बात करने वाले हैं हम प्रक्षेपी विधियों के बारे में। तो प्रक्षेपी विधियां क्या होती है, यह विधि क्या होती है, प्रक्षेपी विधि क्या होती है कि यह विधि व्यक्ति की दमित इच्छाओं एवं आंतरिक स्तर, अचेतन मन, जिसे हम अनकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं, आदि का मूल्यांकन करती है। तो जो प्रक्षेपी विधियां होती हैं, जो प्रक्षेपण विधियां होती है, जो प्रक्षेपी विधियां होती है, यहाँ पर हम इसी को कह सकते हैं प्रक्षेपण विधियां। तो जो प्रक्षेपी विधियां होती हैं ये क्या करती है, तो ये व्यक्ति के अंदर जो इच्छाएं दबी हुई होती हैं, जो व्यक्ति के अंदर इच्छाएं दबी हुई होती हैं, उसका मूल्यांकन करती हैं। कौन सी विधियां? प्रक्षेपी विधियां। तो बात करते हैं फ्रीमैन के अनुसार कि फ्रीमैन ने प्रक्षेपी विधि के बारे में क्या कहा है। तो फ्रीमैन के अनुसार है, प्रक्षेपण विधि का अर्थ उस विधि से है जिसमें परीक्षार्थी के समक्ष ऐसी उत्तेजक परिस्थिति प्रस्तुत की जाती है जिसमें वह अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं, विशेष प्रत्यक्षीकरण तथा व्याख्याओं के आरोपित करने का अवसर प्राप्त करे। तो फ्रीमैन कहते हैं, जो फ्रीमैन मनोवैज्ञानिक हैं, इनके अनुसार जो प्रक्षेपण विधि है उसका अर्थ है कि किसी भी विद्यार्थी के समक्ष, किसी भी विद्यार्थी के सामने ऐसी उत्तेजक परिस्थिति प्रस्तुत करना है जिसमें क्या करे कि वह अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं, विशेष प्रत्यक्षीकरण तथा व्याख्याओं के आरोपित करने का उसे क्या है अवसर प्राप्त हो। कि वह क्या है, किसी भी व्याख्या को अगर किसी के सामने आरोपित करना चाहता है, मतलब कि कोई सवाल है, अगर वो दूसरे के सामने प्रस्तुत करना चाहता है या फिर दूसरे को बताना चाहता है कि इस परिस्थिति से ये प्रश्न उठ रहा है, तो उसको आरोपित करने का क्या है, उसे अवसर प्राप्त होना चाहिए। उसे भी मौका मिलना चाहिए कि वो भी क्या है अपनी बातों को क्या है रख सकें, लोगों के सामने वो अपनी बातों को रख सकें। तो इसका भी उसे अवसर मिलना चाहिए। व्याख्याओं के आरोपित करने का भी अवसर एक विद्यार्थी को मिलना चाहिए। तो ये हो गई हमारे फ्रीमैन के अनुसार परिभाषा। नेक्स्ट है कि जो प्रक्षेपी विधियां हैं, यहाँ पर जो प्रक्षेपण विधियां हैं ये कितने प्रकार की हैं, तो ये है हमारी 4 प्रकार की, जिसमें हमारी सबसे पहली है स्याही धब्बा परीक्षण, जिसे हम रोर्सा मार्स बिंदु परीक्षण भी कहते हैं। तो स्याही धब्बा परीक्षण या फिर रोर्सा मार्स बिंदु परीक्षण, इसी का इंग्लिश में नाम है इंक ब्लॉक टेस्ट, जिसे IBT कहते हैं। तो I का मतलब हो गया इंक, B का मतलब ब्लॉक और T का मतलब है टेस्ट। तो इसलिए इसका पूरा नाम हो गया इंक ब्लॉक टेस्ट, मतलब स्याही धब्बा परीक्षण। नेक्स्ट है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, TAT इसका शॉर्ट नाम है। तो ये हो गया हमारा प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। नेक्स्ट क्या है तीसरा है बाल अंतर्बोध परीक्षण, जिसका शॉर्टकट में नाम है CAT, जिसे हम कहते हैं चाइल्ड अपरसेप्शन टेस्ट, चाइल्ड अपरसेप्शन टेस्ट। C का मतलब हो गया चाइल्ड, A का मतलब अपरसेप्शन और T का मतलब हो गया टेस्ट, इसलिए ये हो गया चाइल्ड अपरसेप्शन टेस्ट। नेक्स्ट है वाक्य या कहानी पूर्ति परीक्षण, जिसे हम कहते हैं SCT,
मतलब कि सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट, जिसका पूरा फुल फॉर्म है सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट। तो ये तो हो गई हमारे चारों प्रकार की प्रक्षेपण विधियाँ। सबसे पहले हो गई IBT इंक ब्लॉक टेस्ट, बी नंबर की हो गई। दूसरी हो गई हमारी TAT थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, और तीसरी हो गई CAT मतलब कि चाइल्ड अपरसेप्शन टेस्ट, और चौथी हो गई हमारी कौन सी, SCT मतलब कि सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट। अब हम बात करेंगे एक एक के बारे में कि इंक ब्लॉक टेस्ट क्या होता है, TAT क्या होता है, CAT या फिर SCT क्या होता है। तो चलिए एक एक के बारे में डिटेल से जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि IBT क्या होता है, मतलब स्याही धब्बा परीक्षण या रूरसा मार्स बिंदु परीक्षण होता क्या है, मतलब इंक ब्लॉक टेस्ट ये होता क्या है। इस परीक्षण के प्रवर्तक स्विस मनोरोग चिकित्सक हरमन रोरसाक है। इस परीक्षण में स्याही धब्बे के 10 कार्डों का प्रयोग किया जाता है। तो इस परीक्षण में कितने स्याही के धब्बों के कितने 10 कार्डों का प्रयोग किया जाता है। इन कार्डों में जो 5 है वो बिल्कुल काले हैं, 2 कैसे हैं, काले और लाल है, और 3 कैसे हैं, बहुरंगी है मतलब कि अनेक रंगों के हैं। और जो यह परीक्षण है यह मुख्य रूप से 13 से 19 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए किया जाता है। तो जो इंक ब्लॉक टेस्ट है वो कितने वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए किया जाता है, तो वो किया जाता है जो 13 से 19 वर्ष के बालक बालिका होते हैं उनके लिए ये स्याही धब्बा परीक्षण जो है उपयोग में लाया जाता है। तो इस परीक्षण में आपको याद रखना है कि ये परीक्षण दिया किसने था, तो ये दिया था हरमन रोरसाक ने। और इसमें कितने कार्ड है कुल, तो कुल इसमें 10 कार्ड हैं, जिसमें से हमारे 5 क्या है बिल्कुल काले हैं, 2 कैसे हैं, काले और लाल है, और 3 कैसे हैं, बहुरंगी मतलब कि अनेक रंग है। और एक पॉइंट और रखना है कि 13 से 19 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए यह परीक्षण उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है कि जो हमारा स्याही धब्बा परीक्षण है, इंक ब्लॉक टेस्ट है, इसकी विधि क्या है, कैसे यह परीक्षण उपयोग में लाया जाता है। तो इस परीक्षण की विधि के बारे में देख लेते हैं। तो इस परीक्षण की विधि है कि जिस मनुष्य के व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है उसे वे कार्ड निश्चित समय के अंतर के बाद एक एक करके दिखाए जाते हैं। फिर उससे पूछा जाता है कि उसे प्रत्येक कार्ड के शब्दों में क्या दिखाई दे रहा है। परीक्षार्थी शब्दों में जो भी आकृतियां देखता है उनको बताता है और परीक्षक उसके उत्तरों को सविस्तार लिखता है। एक बार दिखाए जाने के बाद कार्डों को परीक्षार्थी को दोबारा दिखाया जाता है। इस बार उससे पूछा जाता है कि धब्बे में बताई गई आकृतियों को उसने कार्डों में किन स्थानों में देखा है। तो कहने का मतलब है कि यह विधि कैसे उपयोग में लाई जाती है। तो इस विधि के द्वारा क्या है, किसी भी व्यक्ति की अगर आपको उसके व्यक्तित्व का परीक्षण करना है कि इसकी पर्सनालिटी कैसी है, तो उसके व्यक्तित्व का परीक्षण करने के लिए क्या किया जाता है। तो उसके व्यक्तित्व का परीक्षण करने के लिए व्यक्ति को क्या है वो कार्ड दिए जाते हैं, और कार्ड कैसे एक एक करके दिए जाते हैं और निश्चित समय के अंतराल के बाद दिए जाते हैं। मतलब कि अगर आपने एक कार्ड दे दिया है तो दूसरा कार्ड भी क्या है उतने ही समय के बाद आपको दिया जाएगा। तो कार्ड क्या है एक एक करके इसमें दिए जाते हैं, और फिर उससे पूछा भी जाता है कि इस कार्ड में आपको क्या दिखाई दे रहा है। कि जब आप परीक्षार्थी से पूछते हैं कि इस कार्ड में आपको क्या दिखाई दे रहा है, और अगर आप परीक्षार्थी आपको बताता है कि ये आकृति हमें दिखाई दे रही है या फिर ये चित्र हमें दिखाई दे रहा है, तो जो भी परीक्षार्थी उसका आंसर देता है कि मुझे ये दिखाई दे रहा है, या फिर ये शब्द मुझे दिखाई दे रहा है, या फिर ये वाली आकृति मुझे इस कार्ड में दिखाई दे रही है। तो क्या करता है जो परीक्षक होता है, जो उसका परीक्षण ले रहा होता है, जो भी शिक्षक क्या है उसका परीक्षण ले रहा होता है, मतलब कि उसका टेस्ट ले रहा होता है, तो उसे क्या है वो पूरी डिटेल के साथ में लिखता जाता है, सविस्तार लिखता जाता है। मतलब कि पूरी डिटेल के साथ में उस परीक्षण को परीक्षक क्या है लिखता जाता है। इसके बाद क्या होता है कि एक बार उसे फिर से कार्डों को दिखाया जाता है कि अब बताइए
अब बताइए कि जो आपने आकृति देखी है, इस कार्ड में आपने जो आकृति देखी है वो आपको कहाँ दिखाई दी है, किस स्थान पर आपने इस आकृति को देखा है। तो इसके बाद आपसे यही पूछा जाता है। दोबारा क्या होता है, परीक्षक परीक्षार्थी से पूछता है कि आपको जो आकृति दिखाई दी है इस कार्ड में, वो आकृति आपको कहाँ दिखाई दी है और किस स्थान पर दिखाई दी है। तो ये होता है आपका क्या, इंक ब्लॉक टेस्ट, मतलब स्याही धब्बा परीक्षण। कि परीक्षार्थी को क्या है, एक निश्चित समय कर दिया जाता है कि इसके बाद आपको ये वाला कार्ड मिलेगा, इसके बाद ये वाला, और फिर उससे पूछा जाता है कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। अगर आकृति दिखाई दे रही है तो परीक्षक क्या करता है, उसको एक सविस्तार रूप से लिखता जाता है, डिटेल से लिखता जाता है उसके द्वारा जो बताई गई जानकारी है। फिर उसके बाद उसे दोबारा बताया जाता है कि अब आप बताइए कि इस कार्ड में आपने जो आकृति देखी है वो आकृति आपको किस स्थान पर दिखाई दे रही है। तो ये होता है हमारा इंक ब्लॉक टेस्ट, मतलब स्याही धब्बा परीक्षण। नेक्स्ट बात करते हैं कि इंक ब्लॉक टेस्ट का जो विश्लेषण है वो किस प्रकार से है। तो इंक ब्लॉक टेस्ट का विश्लेषण में सबसे पहले आता है हमारा स्थान। तो इसमें क्या देखा जाता है, इसमें यह देखा जाता है कि परीक्षार्थी की प्रतिक्रिया पूरे धब्बे के प्रति है या फिर किसी एक भाग के प्रति। तो ये होता है आपका स्थान, कि अगर परीक्षार्थी या फिर कोई स्टूडेंट या कोई विद्यार्थी क्या है, अगर आपको बताए कि ये धब्बा मुझे जो है किसी एक ही स्थान पर दिखाई दे रहा है या फिर किसी निश्चित भाग पर दिखाई दे रहा है, बस किसी निश्चित भाग पर ही दिखाई दे रहा है, तो वो होता है आपका स्थान, विशेष स्थान की बस मुझे जो चित्र है वो यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया हमारा स्थान। नेक्स्ट है निर्धारक गुण। अब निर्धारक गुण क्या होता है, तो इसमें यह देखा जाता है कि परीक्षार्थी की प्रतिक्रिया धब्बे की बनावट के कारण थी या उसके रंग के कारण या उसमें देखी जाने वाली किसी आकृति की गति के कारण। तो ये उसका गुण होता है, ये उसकी क्वालिटी उसमें देखी जाती है कि जो परीक्षार्थी है, परीक्षार्थी की प्रतिक्रिया मतलब कि उसका रिस्पॉन्स है क्या, विद्यार्थी के द्वारा, जो स्टूडेंट के द्वारा जो रिस्पॉन्स दिया जाता है वो है क्या वो धब्बे की बनावटी के कारण है, जो उसकी बनावट है क्या उसके कारण उसे वो चित्र दिखाई दे रहा है, या फिर उसके रंग के कारण उसे वो चित्र दिखाई दे रहा है, या फिर उसमें देखी जाने वाली किसी आकृति की गति के कारण उसे वह चित्र दिखाई दे रहा है। तो ये होता है गुण, किस गुण के कारण उसे क्या है वो चित्र दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है हमारा विषय। तो विषय क्या होता है, इसमें यह देखा जाता है कि परीक्षार्थी ने धब्बों में किसकी आकृति देखी, व्यक्तियों की देखी, पशुओं की देखी, या फिर वस्तुओं की देखी, या फिर प्राकृतिक दृश्य की देखी, या नक्शों की, या फिर अन्य किसी और की। तो विषय में आपका यही देखा जाता है कि परीक्षार्थी जो है, स्टूडेंट क्या है, उसने कौन सी आकृति देखी है उस धब्बे में, जो भी आपने स्याही का धब्बा डाला है कार्ड में, उस कार्ड में विद्यार्थी ने किसकी आकृति देखी है, क्या किसी व्यक्ति की आकृति देखी है, या फिर किसी पशु की देखी है, या फिर किसी वस्तु की देखी है, या फिर किसी प्राकृतिक दृश्य की देखी है, या फिर किसी नक्शे की देखी है, या फिर किसी और की देखी है। तो ये हो गया हमारा विषय। नेक्स्ट है इसी में समय व प्रतिक्रिया। तो समय व प्रतिक्रिया क्या होती है, तो इसमें यह देखा जाता है कि परीक्षार्थी ने प्रत्येक धब्बे के प्रति कितने समय तक प्रतिक्रिया की और किस प्रकार की है। तो इसमें देखा जाता है, इसमें यह देखा जाता है कि परीक्षार्थी ने जो धब्बे के प्रति प्रतिक्रिया की है वो कितने समय तक प्रतिक्रिया की है, मतलब कि वह विद्यार्थी जो है उस धब्बे के प्रति कितनी देर तक उसमें रुका रहा है, या फिर कितनी देर तक उसने प्रतिक्रिया दी है, उसने अपना रिस्पॉन्स कितनी देर तक दिया है, या फिर किस प्रकार का दिया है। तो ये होता है हमारे समय व प्रतिक्रियाएं। नेक्स्ट है इंक ब्लॉक टेस्ट की उपयोगिता, कि इस परीक्षण की उपयोगिता है क्या।
तो अगर थर्स्टन के अनुसार देखें तो थर्स्टन के अनुसार है कि मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में जिन सैकड़ों परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है उनमें रोर्सा परीक्षण का एक विशेष स्थान है। तो ये थर्स्टन के अनुसार है। थर्स्टन मनोवैज्ञानिक के अनुसार है कि मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में जिन भी सैकड़ों परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है उनमें रोर्सा परीक्षण जो है एक विशेष स्थान रखता है। ये दिया किसने? थर्स्टन के अनुसार है। नेक्स्ट है हमारा वर्णन के अनुसार। तो वर्णन क्या कहते हैं? वर्णन के अनुसार है कि जितने कम समय में रोर्सा परीक्षण व्यक्तित्व के विषय में जानकारी दे सकता है उतने समय में बुद्धि परीक्षण सहित कोई भी अन्य परीक्षण जानकारी नहीं दे सकता। तो ये दिया है किसने? वर्णन के अनुसार है कि वर्णन क्या कहते हैं? वर्णन कहते हैं कि जितने कम समय में क्या होता है, रोर्सा परीक्षण किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में बता सकता है कि इसकी पर्सनालिटी कैसी है, किस प्रकार से हो सकती है। तो उतने कम समय में बुद्धि परीक्षण सहित बुद्धि परीक्षण के जितने भी प्रयोग हुए हैं तो बुद्धि परीक्षण सहित क्या कोई भी परीक्षण इतनी जानकारी नहीं दे सकता किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में। नेक्स्ट है इंक ब्लॉक टेस्ट के निष्कर्ष कि इसके निष्कर्ष क्या निकल कर आए हैं। तो इसके निष्कर्ष में है यदि परीक्षार्थी ने संपूर्ण धब्बों के प्रति प्रतिक्रिया की है तो वह व्यवहारिक मनुष्य न होकर सैद्धांतिक मनुष्य है। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी परीक्षार्थी ने संपूर्ण धब्बे के प्रति जो आपने धब्बा उस कार्ड में डाला था, जो भी आपने उसमें धब्बा डाला था, तो उस धब्बे के प्रति अगर प्रतिक्रिया की है कि जो पूरे धब्बे के प्रति अगर प्रतिक्रिया की है उसने, तो इसका मतलब है कि जो वह व्यक्ति है वो कैसा है, व्यवहारिक ना होकर कैसा माना जाता है, उसे हम सैद्धांतिक मनुष्य के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा यदि परीक्षार्थी ने धब्बों के भागों के प्रति प्रतिक्रिया की है तो वह छोटी छोटी और व्यर्थ की बातों की ओर ध्यान देने वाला मनुष्य है। तो अगर व्यक्ति संपूर्ण धब्बे के प्रति प्रतिक्रिया देता है, मतलब कि जो पूरा धब्बा है अगर उस पूरे धब्बे के प्रति प्रतिक्रिया देता है, रिस्पांस देता है, मतलब कि वो सैद्धांतिक मनुष्य है। और अगर व्यक्ति क्या है, छोटे छोटे धब्बों के प्रति प्रतिक्रिया देता है, मतलब कि धब्बों के भागों के प्रति प्रतिक्रिया देता है कि जो उसके पार्ट हैं, धब्बे के जो पार्ट है, धब्बे के जो भाग हैं, अगर उसके प्रति मनुष्य ने प्रतिक्रिया दी है, किसी व्यक्ति ने प्रतिक्रिया दी है या फिर किसी बालक ने प्रतिक्रिया दी है, इसका मतलब है कि वह व्यक्ति या फिर वह मनुष्य या फिर वह स्टूडेंट क्या है, छोटी छोटी और व्यर्थ की बातों की ओर ध्यान देने वाला मनुष्य माना जाता है कि जो यह व्यक्ति है ये क्या है, छोटी छोटी सी बातों में ध्यान देता है। नेक्स्ट है यदि परीक्षार्थी ने धब्बों में व्यक्तियों, पशुओं आदि की गति देखी है तो वह अंतर्मुखी मनुष्य माना जाता है। तो कहने का मतलब है कि अगर परीक्षार्थी ने धब्बों में क्या देखा है, किन्हीं व्यक्तियों को देखा है या फिर पशुओं को देखा है, किन्हीं व्यक्तियों को देखा है या फिर पशुओं की गति को देखा है, कि उस धब्बे में अगर परीक्षार्थी को क्या है, व्यक्ति गति करते हुए दिखाई दे रहा है कि व्यक्ति क्या है, चल रहे हैं या फिर तैर रहे हैं या फिर पशु क्या है वो चल रहे हैं या फिर उड़ रहे हैं। तो अगर व्यक्ति और पशुओं को परीक्षार्थी उस धब्बे में गति करते हुए देखता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हुआ कि वह परीक्षार्थी कैसा है, अंतर्मुखी है। वह परीक्षार्थी कैसा माना जाता है, अंतर्मुखी माना जाता है। नेक्स्ट है यदि परीक्षार्थी ने रंगों के प्रति प्रतिक्रिया की है तो उसमें संवेगों का बाहुल्य है। इसका मतलब है कि अगर परीक्षार्थी ने केवल उसके रंगों के प्रति ही प्रतिक्रिया की है, कि मतलब उसके रंगों को देखा और फिर अपना रिस्पॉन्स दिया, अपनी प्रतिक्रिया दी, इसका मतलब है कि वह व्यक्ति कैसा है, बहुत ही ज़्यादा इमोशन है, बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर क्या है, संवेग है। वो ये पूरा परीक्षण करने के बाद क्या है, परीक्षक उक्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर जो भी हमने ये प्रतिक्रियाएं देखी है कि अगर परीक्षार्थी संपूर्ण धब्बों को देखता है, इसका मतलब है कि वो सैद्धांतिक है। और अगर परीक्षार्थी धब्बों के भागों के प्रति
प्रतिक्रिया करता है। इसका मतलब है कि व्यक्ति क्या है, छोटी छोटी और व्यर्थ की बातों की ओर ध्यान देने वाला है। और यदि व्यक्ति किसी मनुष्य को देखता है उस धब्बे में या फिर पशु को गति करती हुई देखता है, इसका मतलब है कि वो अंतर्मुखी मनुष्य है। या फिर अगर परीक्षार्थी रंगों के प्रति प्रतिक्रिया करता है, इसका मतलब है कि उस व्यक्ति के अंदर संवेग बहुत ज़्यादा है। तो इन सभी प्रतिक्रियाओं के आधार पर परीक्षार्थी के व्यक्तित्व के गुणों का निर्धारण किया जाता है या फिर करता है। तो इन्हीं परीक्षण के द्वारा ही परीक्षा क्या करता है, परीक्षार्थी के व्यक्तित्व के गुणों का निर्धारण कर पाता है कि यह व्यक्ति क्या है, किस प्रकार का है और किस प्रकार की इस व्यक्ति की सोच है। नेक्स्ट है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसे हम क्या कहते हैं, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट मतलब TAT। तो ये क्या होता है, तो इस परीक्षण का निर्माण मॉर्गन तथा मुर्रे द्वारा सन 1935 में किया गया था। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण मतलब TAT जो परीक्षण है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो वो प्रस्तुत किया गया था मॉर्गन तथा मुर्रे के द्वारा। कब किया गया था, सन 1935 में यह परीक्षण जो है प्रस्तुत किया गया था। इसमें कुछ अस्पष्ट चित्र व्यक्ति के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। तो जो आपका TAT परीक्षण है इसमें क्या किया जाता है, इसमें क्या होता है अस्पष्ट चित्र में कि इसमें आपको आधा चित्र बना हुआ मिलेगा और आधा चित्र आपको खुद बनाना होता है। तो ये होता है आपका अस्पष्ट चित्र। तो इसमें कुछ अस्पष्ट चित्र व्यक्ति के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं और वह उन चित्रों को देखकर प्रसंग या कहानी की रचना करके इनका निर्माण करता है। तो उन्हीं चित्रों को देखकर क्या करता है, परीक्षार्थी कोई कहानी लिख डालता है कि इस चित्र में जो है ये कहानी बताई जा रही है। तो वो अपने मन से क्या है, उस चित्र को देखकर, मात्र अस्पष्ट चित्र को देखकर ही पूरी कहानी लिख डालता है। अब हम बात करते हैं कि जो आपका थीमेटिक शब्द है उसका अर्थ क्या है। तो अंग्रेजी शब्द थीमेटिक का अर्थ है थीम, जिसे हम कहते हैं प्रसंग से संबंधित। इसका मतलब हुआ कि चित्र में क्या घटना घट रही है। जो आपका थीमेटिक शब्द है उसका मतलब होता है कि चित्र में क्या घटना घट रही है। जो भी चित्र है उसमें कौन सी घटना घट रही है। जो आपको अस्पष्ट चित्र दिया है उस अस्पष्ट चित्र में क्या घटना घट रही है, जिसके कारण क्या है व्यक्ति कहानी लिखता है या फिर किसी प्रसंग को सुनाता है। तो उस चित्र में क्या घटना घट रही है या फिर पात्र क्या कर रहा है, दृश्य किस कारण से है या फिर क्या अनुभव हो रहा है, उस चित्र के कारण पात्र क्या कर रहा है या फिर दृश्य चित्र के कारण वह क्या अनुभव कर पा रहा है, या फिर जो चित्र है इसका परिणाम क्या होगा, आदि बातें कथानक में आ जाती हैं। कथानक में व्यक्त प्रतिक्रियाओं से व्यक्ति के अनुभवों, रुचियों, प्रवृत्तियों, इच्छाओं, आवश्यकताओं, अभिवृत्तियों, कल्पनाओं, मन के संघर्ष आदि का प्रकाश पड़ता है। तो जो आपका कथानक होता है, जो आपकी विषय वस्तु है, जो भी आपका चित्र है, उसमें क्या होता है व्यक्ति अपनी प्रतिक्रियाओं से क्या है व्यक्ति अपने अनुभवों को बताता है और अपने अनुभवों को व्यक्त कर पाता है उन्हीं कथानक के माध्यम से, उन्हीं चित्रों के माध्यम से। और उन्हीं चित्रों के माध्यम से क्या है व्यक्ति अपनी रुचियों को प्रकट कर पाता है, प्रवृत्तियों, इच्छाओं को बता पाता है उसी चित्र के माध्यम से, आवश्यकताओं को बता पाता है व्यक्ति, अपनी सोच को बता पाता है, कल्पनाओं को बता पाता है और मन के जो संघर्ष होते हैं उन सभी का प्रकाश क्या है उस पर पड़ता है। किस पर, कथानक पर। वास्तव में चित्र में व्यक्ति अपना प्रक्षेपण करता है। मतलब अगर रियलिटी में देखें तो व्यक्ति क्या करता है, अपने व्यक्तित्व को ही उस चित्र में देख लेता है। तो ये होता है हमारा क्या, तो ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा TAT मतलब कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। अब इसमें ये और जान लेते हैं कि इसमें कार्ड कितने होते हैं। तो इसमें कुल 31 कार्ड होते हैं, जिनमें से जो 30 कार्ड होते हैं वो चित्रित होते हैं, मतलब कि उनमें चित्र बने होते हैं, और एक कार्ड होता है सादा जिसमें कोई चित्र नहीं बना होता है।
तो जो 30 कार्ड होते हैं और एक सादा कार्ड होता है, तो उसमें से जो आपके 10 कार्ड होते हैं, 10 कार्ड किसके लिए होते हैं? वो होते हैं आपके पुरुषों के लिए, 10 होते हैं आपके स्त्रियों के लिए, और 10 क्या होते हैं? इन दोनों के लिए ही होते हैं, पुरुषों के लिए और स्त्रियों के लिए। पुरुषों और स्त्रियों के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। इसमें परीक्षक व्यक्ति को एक चित्र दिखाता है। इसमें क्या होता है? इसमें भी परीक्षक क्या करता है? व्यक्ति को एक चित्र दिखाता है और उसको एक निश्चित समय में चित्र के आधार पर कहानी बनाने को कहता है कि आपको जो ये चित्र दिखाया गया है, इसमें आप एक कहानी बनाकर दिखाइए कि इस चित्र से क्या कहानी बन सकती है। यद्यपि समय का बंधन नहीं है, तथापि 5 मिनट से अधिक का समय इसमें नहीं मिलता है। इसमें बहुत ज़्यादा बंधन नहीं होता है कि नहीं आपको इतने समय के अंदर ही इस कहानी को लिखना है इस चित्र के द्वारा, लेकिन फिर भी इसमें 5 मिनट का समय आपको दिया जाता है कि आप बताइए इस चित्र से आपके क्या विचार हैं या फिर आप इस चित्र के बारे में क्या कहना चाहेंगे। तो ये होता है आपका TAT मतलब प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि परीक्षार्थी के द्वारा इसमें सबसे अच्छे और सबसे बुरे चित्रों के विषय में भी व्यक्ति से पूछा जाता है। तो इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि व्यक्ति से बाद में पूछा जाता है कि जो इसमें चित्र है उसमें सबसे अच्छा चित्र कौन सा है और सबसे बुरा चित्र कौन सा है, या फिर इस चित्र में जो भी विषय वस्तु है वो आपको कैसी लगी है। तो ये सब किसमें पूछा जाता है? तो ये सब पूछा जाता है आपका TAT मतलब प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में। तो इसमें आपको मुख्य रूप से याद रखना है कि जो ये परीक्षण दिया था वो दिया था सन 1935 में। किसने दिया? मॉर्गन तथा मुर्रे ने दिया। कितने कार्ड थे? तो कुल 31 कार्ड थे, जिसमें से 30 कार्ड आपके चित्रित थे, मतलब जिसमें चित्र बने हुए थे, और एक कार्ड क्या था? और एक कार्ड क्या था? तो एक कार्ड आपका सादा था, मतलब सिंपल था, जिसमें कोई भी चित्र नहीं बना हुआ था। नेक्स्ट है विश्लेषण। तो विश्लेषण क्या है? तो विश्लेषण में है कि इसके द्वारा व्यक्तित्व परीक्षण संख्यात्मक न होकर गुणात्मक होता है। तो जो आपका व्यक्तित्व होता है वो कैसा माना जाता है TAT परीक्षण के अनुसार? तो TAT परीक्षण के अनुसार जो व्यक्तित्व माना जाता है वो माना जाता है आपका गुणात्मक। कैसा माना जाता है? गुणात्मक माना जाता है, ना कि संख्यात्मक माना जाता है। अतः इसमें गलतियां होना स्वाभाविक है। जब गुणात्मक माना जाता है तो क्या है? गलतियां होना स्वाभाविक है, परंतु फिर भी यह क्या है? अत्यंत उपयोगी परीक्षण है। इसके महत्व के विषय में रोटर भी कहते हैं। तो रोटर क्या कहते हैं? तो रोटर के अनुसार है कि TAT एक ऐसी प्रक्षेपी विधि है जिसमें चित्रों के विषय में कल्पना करके और कहानी बनाकर कहने के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व की विशेषताओं की व्याख्या की जाती है। तो रोटर कहते हैं कि जो आपका TAT परीक्षण है वो ऐसी प्रक्षेपी विधि है, ऐसी प्रक्षेपी विधि है जिसमें चित्रों के विषय में क्या करना पड़ता है? कल्पना करनी होती है और कहानी बनाकर देनी होती है और कहानी आपको सुनानी होती है। तो कहानी बनाकर कहने के द्वारा क्या है? व्यक्ति के व्यक्तित्व की विशेषताओं के बारे में आप जान पाते हैं। इसके द्वारा, किसके द्वारा? TAT परीक्षण के द्वारा। तो TAT परीक्षण में आपको कल्पना करके और कहानी लिखनी होती है और फिर उस कहानी को क्या है? सुनाना होता है। तो इससे आपके क्या है? व्यक्ति के व्यक्तित्व की जानकारी एक परीक्षक को मिल जाती है। नेक्स्ट है थॉमसन के अनुसार। तो थॉमसन क्या कहते हैं? तो थॉमसन के अनुसार है कि व्यक्तित्व के व्यापक अध्ययन में TAT को अत्यंत उपयोगी माना गया है। तो किसके अनुसार उपयोगी माना गया है? तो वो माना गया है थॉमसन के अनुसार। तो थॉमसन के अनुसार व्यक्तित्व के व्यापक अध्ययन में TAT को अत्यंत उपयोगी माना गया है। नेक्स्ट है नोट। तो इस नोट को भी आपको याद रखना है कि जो आपका TAT परीक्षण ये कितने वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए है? तो यह परीक्षण 14 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए उपयोग में लाया जाता है। और नेक्स्ट है कि प्रथम बार 10 कार्ड। इसमें सबसे पहले आपको
10 कार्ड देने होते, दूसरी बार में भी 10 और तीसरी बार में एक सादा कार्ड एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि टोटल जो 21 कार्ड है वो एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में जानकारी आप ले सकते हैं इन 21 कार्डों के माध्यम से। कि सबसे पहले आप व्यक्ति को क्या दें, 10 कार्ड दें, फिर उसके बाद क्या दें, दूसरे चांस में आप उसे फिर से 10 कार्ड दें और अंत में उसे क्या दें, आप एक सादा कार्ड दें, जिससे वह क्या है उन दोनों कार्डों का मिला जुला के किसी एक तीसरे कार्ड में क्या है वो लिख सके। तो इससे क्या होता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो ये हुआ हमारा क्या, टीएटी परीक्षण। नेक्स्ट है हमारा बाल अंतर्बोध परीक्षण, मतलब कि चाइल्ड परसेप्शन टेस्ट, जिसे हम सीएटी के नाम से जानते हैं। तो यह परीक्षण क्या होता है, तो इस परीक्षण का निर्माण लियोपोल्ड ब्लैक ने सन 1948 में किया। इसमें कुल 10 कार्ड होते हैं, जिसमें पशु पक्षियों के चित्र मानव व्यवहार करते हुए दिखाए गए हैं। तो जो सीएटी परीक्षण है इसमें क्या होता है, यह परीक्षण लियोपोल्ड ब्लैक के द्वारा सन 1948 में दिया गया था और इसमें कुल 10 कार्ड ही होते हैं, जो क्या करते हैं, पशु पक्षियों के चित्र को मानव की तरह दिखाया जाता है कि जो पशु पक्षी अब किसकी तरह व्यवहार कर रहे हैं, वो मानव की तरह व्यवहार कर रहे हैं। इस परीक्षण का प्रयोग 3 वर्ष से 10 वर्ष तक की आयु के बालक बालिकाओं के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। तो यह परीक्षण कितने वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए है, तो यह परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष तक की आयु के जो बालक बालिका होते हैं उनके व्यक्तित्व का अगर आपको उनके व्यक्तित्व के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है या फिर उनके व्यक्तित्व का मूल्यांकन करना है, तो उसके लिए आपका सीएटी परीक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस परीक्षण के माध्यम से बालकों की अनेक समस्या, जैसे कि परिवार संबंधी हो गई, सफाई संबंधी, भाई बहन की प्रतियोगिता, संघर्ष, आदतों आदि की जानकारी प्राप्त की जाती है। तो सीएटी परीक्षण में क्या होता है, सीएटी परीक्षण में जो आपके परिवार संबंधी हो गई, सफाई संबंधी और भाई बहन की प्रतियोगिता संबंधी, संघर्ष, आदतों आदि की जानकारी प्राप्त कहाँ से होती है, तो वो होती है आपको सीएटी परीक्षण के द्वारा। नेक्स्ट है वाक्य या कहानी पूर्ति परीक्षण, जिसे हम कहते हैं सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट, मतलब एससीटी। तो इस परीक्षण का निर्माण पाइन तथा टेंडलर द्वारा सन 1930 में किया गया था। इस परीक्षण का उद्देश्य व्यक्ति के संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं का पता लगाना था। इसमें व्यक्ति के सामने अधूरा वाक्य या फिर कहानी दे दी जाती है। तो इसमें क्या होता है, व्यक्ति के सामने कोई अधूरी कहानी दे दी जाती है जिससे उसे पूरा करना होता है, या फिर कोई अधूरा क्या है सेंटेंस दे दिया जाता है कि आप इस सेंटेंस को पूरा करें। तो यह विधि किसके द्वारा लाई गई, तो यह विधि लाई गई है पाइन तथा टेंडलर के द्वारा। कब लाई गई है, 1930 में लाई गई थी। तो पाइन तथा टेंडलर के द्वारा सन 1930 में एससीटी परीक्षण उपयोग में लाया गया था। और इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति को अधूरी कहानी दे दी जाती है या फिर अधूरा वाक्य दे दिया जाता है और फिर उसे पूरा करना होता है। जैसे कि हम बात करें यहाँ, तो मेरा दोस्त, अब मेरा दोस्त कुछ भी हो सकता है, या फिर मेरी सफलता, या फिर आज अध्यापक क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, क्या पढ़ाया, कितना अच्छा पढ़ाया, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ खाली स्थान में व्यक्ति अपने हिसाब से भरता है, अपने अकॉर्डिंग भरता है कि उसकी सोच कैसी है या फिर वो किसी व्यक्ति के बारे में कैसा सोचता है। या फिर आज तो तुमने आगे आप कुछ भी लिख सकते हैं इसके आगे। तो इन अपूर्ण वाक्यों की पूर्ति में व्यक्ति अपनी आवश्यकता, इच्छा, रुचि, अभिवृत्ति, आकांक्षा, विचार आदि की अभिव्यक्ति करता है। तो इन खाली स्थानों के माध्यम से क्या होता है, व्यक्ति अपनी इच्छा को प्रकट कर देता है कि उसकी इच्छा क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, उसकी रुचि क्या है, उसकी अभिवृत्ति क्या है, मतलब कि सोच क्या है, आकांक्षा क्या है, उसके विचार क्या है। तो ये सभी बातें
किसके द्वारा अभिव्यक्त हो जाती है, तो वो हो जाती है आपकी SCT परीक्षण के द्वारा। नेक्स्ट है आपका नोट। तो ये नोट आपको विशेष रूप से याद रखना है कि जो आपका IBT है, SCT, TAT नामक परीक्षण का भारतीयकरण किसने किया, तो भारतीयकरण कोलकाता की मनोवैज्ञानिक जो उमा चौधरी हैं उन्होंने किया था। तो IBT, SCT, TAT इन परीक्षणों का भारतीयकरण उमा चौधरी ने किया था। नेक्स्ट है बाल अंतर्बोध परीक्षण का विकास विशेष रूप से डॉक्टर अर्नेस्ट के द्वारा किया गया था। और जो आपका बाल अंतर्बोध परीक्षण है मतलब CAT जो है उसका विकास किसने किया था, तो उसका विकास विशेष रूप से अगर हम बात करें तो अर्नेस्ट के द्वारा किया गया था। ये डॉक्टर थे, अर्नेस्ट क्या थे, डॉक्टर थे, और इन्हीं के द्वारा बाल अंतर्बोध परीक्षण का विकास किया गया था। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आप हमारी वीडियो की समय समय पर नोटिफिकेशन पाते रहें। तो धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी फैमिली को भी स्वस्थ रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।